हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेकंड सेमेस्टर ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर 75 मार्क्स का है और इसमें जो नोट, इसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं आपको और सभी के 15 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि इस सब्जेक्ट का नाम ही एनवायरमेंटल साइंस है, पर्यावरण अध्ययन, तो इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, पर्यावरण की परिभाषा बताएं। और दूसरा इसी में क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य एवं महत्व लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, वन संसाधनों के उपयोग का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा दें या विशेषता लिखिए। तो सबसे पहले मैं खाद्य श्रृंखला के बारे में कुछ बता देती हूँ कि खाद्य श्रृंखला ना वह ऊर्जा का स्रोत है जिसमें पौधों से आरंभ होकर और दूसरे को भोजन बनाना और दूसरे को भोजन बनने की प्रक्रिया में जो संस्थानांतरण होता है, मतलब कि संस्थानांतरित होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें से मैं थोड़ा सा और एक आपको थोड़ा सा याद करा, पेड़ पौधे होते हैं उनको छोटे जीव खाते हैं और छोटे जीव को उनसे बड़े जीव खाते हैं। जैसे पौधों को बकरी खाती है और बकरी को फिर शेर खाता है, फिर ऐसे ही और भी जानवर होते हैं, जैसे कि ये खाद्य श्रृंखला बनती रहती है और इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब एक छोटे जीव से लेकर उसे बड़ा जीव खाता रहता है। तो ये 4 या 5 की ही श्रृंखला होती है। तो इसी को देखते हुए मैं बता देती हूँ आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, जैव विविधता क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके नष्ट होने के कारण बताने हैं। जैव विविधता का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आपको याद तो करना ही है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। जानते हैं चौथा क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कारण प्रभाव नियंत्रण के तरीके लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको वायु प्रदूषण के कारण, प्रभाव, नियंत्रण सभी बताने हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन बताती हूँ, जलवायु प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, बंजर भूमि क्या है, इसके बनने के कारण तथा इसके सुधार के उपायों की व्याख्या करें। अब बंजर भूमि तो सबको पता है क्या होती है और इसके कारण क्या होते हैं और उपाय बताने। कारण तो यही है कि भूमि में पानी का स्रोत कम हो जाना या भूमि में पानी का स्रोत खत्म हो जाना बंजर भूमि का कारण है। और इसके उपाय क्या है, कम पानी का यूज़ करें। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं या जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव लिखिए। इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो सबको पता है जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, आप इस क्वेश्चन को बना कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्या है, बाढ़, भूकंप, तूफान अथवा भूस्खलन के बारे में लिखें। अब इसमें ये बताना, जब आपदा आती है, ये मतलब बाढ़, भूकंप, तूफान, भूस्खलन आता है, तो आप उस समय पर क्या क्या प्रबंध करते हैं उसके बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। 8वां क्वेश्चन में आपको नोट लिखने हैं, इनमें से नोट लिखना है। तो सबसे पहले, ओजोन परत का छेद, ओजोन परत में छेद किस प्रकार, क्यों, इसके क्या कारण थे, आपको इसमें सब कुछ बताना है, नोट लिखना है। जमीनी जल के लाभ बताने हैं आपको कि ज़मीन के अंदर जो जल है उसके क्या क्या लाभ हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में सब कुछ बताना है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आगे की वीडियो में पूरा मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। तो चलिए डी देख लेते हैं, वर्षा जल संचयन। वर्षा जो बारिश का पानी जब हम संचयन करते हैं, उसको सुरक्षित करके रखते हैं, तो उसके क्या लाभ हैं इसमें। वन्य जीवन लुप्त होने के कारण, आपको मतलब जंगलों का लुप्त हो जाने के कारण क्या क्या कारण हैं वह बताने। तो चलिए आपको मैं ध्वनि प्रदूषण का आंसर बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं इतने सारे क्वेश्चन में से सिर्फ ध्वनि प्रदूषण का ही क्यों आंसर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनमें ध्वनि प्रदूषण मेन है। ध्वनि प्रदूषण हर एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर देना उचित समझा है। तो चलिए सबसे पहले ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके क्या कारण हैं, ये बता देते हैं। ध्वनि या शोर प्रदूषण शोर का एक अवांछित ध्वनि है। सीमा से अधिक ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती या कानों को नुकसान पहुंचाती है तथा इसका कुप्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब ध्वनि अत्यधिक हो जाए तो वो कानों पर प्रभाव करती है, जैसे कि दिवाली पे बम पटाखे फूटते हैं, लाउड स्पीकर, ये बुजुर्गों के कानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
जिससे कि उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। कोई भी ध्वनि जब मंद होती है यानी धीमी होती है तो मधुर लगती है, और जब तीव्र होती है तो शोर हो जाती है, वो शोर बन जाती है। अगर कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में की जाए तो उसका तो नुकसान होता ही है। तो चलिए देखते हैं। ऐसी प्रत्येक ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करती हैं तो शोर मानी जाती हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के टाइम पे एकाग्रता से स्टडी कर रहा है, तो उसी टाइम अगर कोई व्यक्ति टीवी चला के उसमें लाउडली म्यूज़िक चला देता है तो उसका क्या होता है, उसकी स्टडी में विघ्न आ जाता है, यानी कि एक काम में रुकावट बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषित ध्वनि है। बढ़ते कल कारखानों के विकास, यातायात के अनियमित साधनों, मनुष्य के बढ़ती आपाधापी ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है, जिससे मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न होने लगा है। और ये आपका ध्वनि प्रदूषण का चार्ट है कि कितने स्तर है। जैसे कि इसमें बताया गया, अत्यधिक कष्ट पहुंचाने वाली जब ध्वनि हो जाती है तो वो 120 या उससे अधिक होती है। वैसे ही सिर्फ कष्टपूर्ण होती है वो 100 से 120, बहुत ध्वनि 75 से 100, सामान्य ध्वनि 50 से 75, शांत ध्वनि 30 से 50 होती है, और अत्यधिक शांत 15 से 30 होती है। और केवल सुनाई देने योग्य, मतलब कोई इंसान बोल रहा है तो सिर्फ वो सुनाई देने, वो 15 से कम होती है। तो चलिए, ध्वनि के स्रोत कौन से हैं? ध्वनि के 2 स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो वो होते हैं जैसे कि बादलों का गर्जना, तूफान, आंधी, ऐसी जो होते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। और मानवीय स्रोत, ध्वनि के 2 स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानवीय स्रोत। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। प्राकृतिक स्रोत द्वारा उत्पन्न शोर घातक नहीं होता, क्योंकि इसकी प्रकृति अस्थायी एवं प्रभाव क्षेत्र व्यापक होती है। बिजली की कड़क, बादलों का गड़गड़ाहट, तीव्र हवाएं, आंधी, तूफान आदि इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। और इसी में मानवीय स्रोत कौन से हैं? अब से ही पता चल रहा है कि मानव द्वारा उत्पन्न किया गया शोर जो होता है ना, उसे मानवीय स्रोत कहते हैं। तो चलिए इसके अंदर का भी जान लेते हैं। मानवीय स्रोतों के अंतर्गत उद्योग, वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ी, लाउडस्पीकर, रेडियो, टेलीविज़न, चुनाव प्रचार, धार्मिक प्रचार, संगीत के रंगारंग कार्यक्रम उत्पन्न ध्वनि सम्मिलित हैं। विश्व के विकसित राष्ट्रों की भांति भारत में भी महानगरों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण परिवहन मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ा है तथा कारखानों का केंद्रीकरण रहा है। तो वही बात है कि जब मानवों द्वारा शोर किया जाता है उसको बोलते हैं हम मानवीय स्रोत कहते हैं। ठीक है। अब स्रोतों के बाद ध्वनि के प्रभाव भी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव है, सामान्य से अधिक ध्वनि वार्तालाप में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अगर कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बात कर रहे हैं और उसी बातचीत के दौरान अगर लाउड स्पीकर चल रहा है तो वह बातचीत में बाधा डालते हैं। दूसरा पॉइंट है, ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति की कार्यक्षमता और एकाग्रता को प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो उसकी एकाग्रता को प्रभावित करता है, वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाता है। तीसरा पॉइंट है, ध्वनि प्रदूषण के कारण चिड़चिड़ापन, थकान, सिर दर्द जैसी समस्या उत्पन्न होती है। सबसे शोर के कारण ही सिर दर्द होता है और ये आम हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो शोर अत्यधिक बढ़ रहा है। उसके कारण सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, थकान जैसी समस्या उत्पन्न हो रही हैं। तो चौथा पॉइंट देख लेते हैं, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाओं के समीप ध्वनि प्रदूषण के कारण मरीजों और छात्रों को परेशानी होती है। सभी को पता है, अगर अस्पतालों में जैसे मरीज हैं उनके आसपास अगर शोर होगा तो उनको हानि पहुंच सकती है। चलिए 5वां पॉइंट देख लेते हैं, उद्योगों में जहां मशीनें अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण करती हैं वहाँ श्रमिकों के बहरे होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर जैसे कि आपने देखा उद्योगों में क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें बहुत तेज़ आवाज़ करती है, जिसके कारण जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके जो ध्वनि जो सुनने की क्षमता होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। उनको ज़्यादा तेज़ बोलना पड़ता है, जिसके कारण उनकी कई बार उनके गले में भी प्रभाव हो सकता है, क्योंकि मशीन की अत्यधिक आवाज़ के कारण उनको तेज़ बोलना पड़ता है, जिसके गले में भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार सुन लेते हो ध्वनि प्रदूषण को, तो आप इससे बनाकर आ सकते हो
आप इसे कभी नहीं भूल सकते। तो चलिए छठा पॉइंट देख लेते हैं इसका। छठा पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण से हृदय गति बढ़ने, रक्त वाहिनियों का संकोचन, रक्तचाप में परिवर्तन, मांसपेशियों में तनाव जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कई सारी समस्या उत्पन्न होती है और इनके प्रभाव भी आपको पता चल गया होगा। नगरीय क्षेत्र में 4% प्रतिवर्ष की दर से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। 10 लाख व उससे अत्यधिक जनसंख्या वाले महानगरों में ध्वनि का स्तर 70 से 90 डेसिबल के मध्य मिलता है। जैसे कि अब कुछ महानगर बता देते हैं, कानपुर, लखनऊ महानगरों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण मनुष्य में उच्च रक्तचाप की बीमारियां पाई जाती हैं। औद्योगिक श्रमिक शोर जन्य बहरेपन के शिकार हो गए हैं। इस पॉइंट में भी वही बताया गया। तो जब प्रभाव बता दिए तो ध्वनि प्रदूषण के उपाय भी बताने। आप इस क्वेश्चन के 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इतना तो लिखना बनता ही है। तो चलिए इसके उपाय भी देख लेते हैं कि इसके उपाय क्या क्या हैं। इसके उपाय ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जन चेतना जागृत करने के साथ साथ निम्न सुझावों का भी उपयोग करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट है उद्योगों में मशीनों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। वाहनों के इंजनों को सही स्थिति में रख कर ध्वनि प्रदूषण कम किया जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की सीमा निर्धारित करके उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1963 जैसे अधिनियम बनाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, उनका प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण फैलने वाले प्रसार यंत्रों, लाउड स्पीकरों आदि का सीमित और कम आवाज़ में रखकर प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा आम जन में चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीव्र ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के स्थान पर कम ध्वनि उपकरणों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के आसपास ध्वनि की सीमा निर्धारित करके हॉर्न और लाउड स्पीकर आदि पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तभी ध्वनि प्रदूषण कंट्रोल में आ सकता है। और इसका 9 पॉइंट है अत्यधिक ध्वनि वाले उद्योगों में श्रमिकों को कर्ण प्लग उपलब्ध कराने चाहिए। उनके कानों में एक मशीन लगानी जानी चाहिए, कर्ण प्लग, जिसे कर्ण प्लग कहते हैं, ताकि उनमें बहरेपन का शिकार ना हो पाए। यातायात के नियमों का सुचारू रूप से पालन किया जाना चाहिए। जो यातायात के नियम हैं उनका सुचारू रूप से पालन किया जाना चाहिए। अगर आपको ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो, और आगे मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ उनके आंसर भी लाऊं, कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द उस वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।